गुड मॉर्निंग क्लास 11th कॉमर्स। कैसे हो आप लोग? मियां नसरुद्दीन पार्ट पढ़ लिया था हम लोगों ने। आज करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, पेज नंबर है 28। पेज नंबर 28। पार्ट तो समझ में आ गया था सबको। मियां नसरुद्दीन। आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, ठीक है। मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया? मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? बता सकते हो? नान भाई मतलब रोटी बनाने वाले जो होते हैं उनको कहा जाता था। तरह तरह की रोटी बनाने बेचने का काम करने वालों को नान भाई। नान भाइयों का मसीहा इसलिए कहा गया क्योंकि वो तरह तरह की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे, और उससे भी ज्यादा प्रसिद्ध थे वो अपनी मसीहाई अंदाज में बातें करने के लिए। ठीक है ना। मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा इसलिए कहा गया है क्योंकि वे तरह तरह की रोटियां बनाने में महारत उनको हासिल थी, और वो खानदानी पेशेवर रोटी बनाने वाले थे, है ना। ठीक है, आगे समझ में। पेज नंबर है 28। पेज नंबर 28 पे देखो, पहला क्वेश्चन पार्ट के साथ का पहला क्वेश्चन। लेखक मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? क्योंकि मियां नसरुद्दीन जो थे वो खानदानी रोटी बनाने वाले थे, खानदानी या पेशेवर नान भाई या रोटी बनाने वाले थे, और उन्हें तरह तरह की रोटियां बनाने का अच्छा हुनर था। तरह तरह की रोटियां, किस्म किस्म की रोटियां बनाया करते थे, इसलिए उन्हें, और वो अपने मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला और उसमें जो अपना हुनर है वो बताते हैं, इसलिए उनको नान भाइयों का मसीहा कहा गया। ठीक है ना। लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? तो लेखिका देखो, लेखिका ने यहाँ पर जिस तरीके से बताया है, हमें लग रहा है कोई लेखक है ना। अगर हम उस दिन ना गुजर जाते तो मतलब हमें लग रहा है लेखक है, लेकिन वास्तव में लेखिका ही है। तो वो कह रहे हैं लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? तो आप लिखेंगे कि लेखिका जो थी उन्होंने उनका बड़ा नाम सुन रखा था, और जब उन्हें पता चला कि इसी इलाके में नान भाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन रहते हैं, और जो कि बड़े ही खानदानी पेशेवर रोटी बनाने वाले हैं, तो उनके बारे में, रोटी बनाने की कला और उनके बारे में जानकारी लेने के लिए वो उनके पास गई थी कि किस तरह से वो रोटी बनाते हैं, कहाँ से उन्होंने ये हुनर सीखा, किससे सीखा। तो ये सारी बातों की जानकारी लेने वो उनके पास गई थी, क्योंकि उन्हें पता था, उन्होंने उनका नाम सुन रखा था कि जो मियां नसरुद्दीन है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, खानदानी पेशेवर रोटी बनाने वाले हैं। तो वो उनका एक तरीके से साक्षात्कार लेने गई थी। ठीक। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? यानी शुरू में तो उन्होंने खूब बातें की नसरुद्दीन ने, लेकिन जब लेखक ने नाम कौन से बादशाह थे जिनके यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे, वो बादशाह कौन थे, जब 2-3 बार उन्होंने बातों बातों में वो पूछना चाहा, और वो हर बार टाल जाते थे क्योंकि एक्चुअली में उन्हें पता ही नहीं था कि कौन से हैं बादशाह। तो उनकी दिलचस्पी इसीलिए खत्म होने लगी क्योंकि उन्हें स्वयं को पता नहीं था कि कौन से बादशाह हैं। बस वो इतना जानते थे कि हाँ, बहुत पुराने समय से बादशाह के यहाँ खाना उनके बुजुर्ग बनाते आ रहे हैं, इसलिए उनकी दिलचस्पी कम होने लगी, क्योंकि उन्हें खुद ही नाम नहीं पता था। अगर नाम पता होता तो बता ना देते, नहीं बता रहे थे क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता था। तीनों प्रश्न आ गए समझ में? चौथा प्रश्न देखो, चौथा,
चौथा प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। यानी उनके चेहरे पर कोई दबा हुआ अंधड़ है, यानी कि मन में उनके भावों का तूफान छुपा हुआ है और इसलिए उन्होंने सोचा कि इनको हम ना छेड़ें, अगर हमने अभी छेड़ा तो ये बरस पड़ेंगे। तो इस बात का बताना है कि इस कथन से पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। ये बात जो लेखक ने कही है लास्ट में कही है, देखो सबसे लास्ट में देखो, इसी के सामने देखो लिखा है ना, मियां ने रुखाई से जैसे फांक ही काट दी हो, अपने कारीगर और कौन होंगे। तो आप बताएंगे कि इस कथन से पहले जो थे लेखक उनसे बादशाह का नाम पूछना चाहते थे, जिस बादशाह के यहाँ उनके बुजुर्ग काम करते थे, लेकिन लेखक वो नसीरुद्दीन वो बताना नहीं चाहते थे, उन्हें पता भी नहीं था। और फिर जब उन्होंने लेखक को अपनी ओर ताकते देखा तो फिर उन्होंने अपने कारीगर से बोला कि जल्दी से भट्टी सुलगा दो। और फिर उनका चेहरा देखकर एक मन तो उनका किया कि पूछे आपके बेटे बेटियां कौन है, लेकिन फिर उन्होंने उनका चेहरा देखकर ये बात न छेड़ने का फैसला किया। और फिर बाद का प्रसंग में बताएंगे कि बाद में उन्होंने पूछा कि ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं क्या, ये आपकी शागिर्दी करते हैं। तो इस प्रकार लेखक ने, आपको बताना है कि इस प्रकार लेखक ने उनके चेहरे के बदले हुए भाव देखे, तेवर देखे, तो उन्होंने अपना प्रश्न करना उचित नहीं समझा। ठीक है, यानी फिर से बादशाह के बारे में पूछने की उन्होंने जहमत नहीं की। आई बात समझ में? मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर ये मजमून ना छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए ये बात आपको स्पष्ट करनी है। तो आपको लिखना है कि इस कथन के पहले लेखक ने उनसे बादशाह का नाम जानना चाहा था जिनके यहाँ उनके बुजुर्ग काम करते थे, लेकिन वो लाख पूछने पर भी बता नहीं रहे थे, शायद उन्हें पता ही नहीं था। और फिर जब उन्होंने देखा कि वो बात बदल के अपने कारीगर को कह रहे हैं कि भट्टी लगा, काम करनी है, काम करना शुरू करें हम लोग, तो फिर उन्होंने वो बात ना छेड़कर कारीगरों के बारे में बात छेड़नी शुरू कर दी कि ये कारीगर आपके यहाँ ये कौन है, बब्बन मियाँ कौन है, तो उनका ये कारीगर है, तो कारीगर आपके यहाँ क्या करते हैं, शागिर्दी करते हैं। तो इस तरह उन्होंने कहा। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने उनके चेहरे के बदले हुए भाव देखकर वो समझ गए कि अब बादशाह के बारे में पूछना जो है वो उचित नहीं है। ठीक। पार्ट 5 में मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है। तो इसमें आपको पूरा इनका शब्द चित्र खींचना है कि जो मियां नसरुद्दीन जो हैं वो कैसे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां, भोलापन, पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। जब उनकी फर्स्ट एंट्री होती है, वो जब नसरुद्दीन को देखते हैं ना दुकान के अंदर चारपाई पे लेटे बीड़ी पी रहे थे, तो वो आपको लिखना है ना। उसमें लिखना है कि मियां, पार्ट में लेखिका ने मियां नसरुद्दीन के बारे में बताया था कि वो चारपाई पर बैठे हुए आराम से बीड़ी के कश ले रहे थे, चेहरा जो था मौसमों की मार से पका हुआ था, आंखों में काइयां, भोलापन था और उनकी पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर थे। ये शब्द चित्र था जिससे आप उनको देख के उनका आप हुलिया बता सकते हैं। ठीक है, ये पेज नंबर बिल्कुल फर्स्ट पेज पे ही है जहाँ पार्ट स्टार्ट है, उसी पेज पे मिल जाएगा आपको। तो ये 5 प्रश्न हो गए। अब ये 5 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए, अपने आप करने हैं आपको। समझ में आ गए तो ठीक, फिर मैं आगे बढ़ूं, और नहीं आए तो बताओ, वही रिपीट कर दूं, फिर से पूछ लो अगर नहीं आए तो। नहीं तो मैं पार्ट के आसपास इसके क्वेश्चन आंसर करा के फिर आज नया लेसन कराती हूँ। चलो ठीक है, आ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं पार्ट के आसपास। मियां नसरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, अब ये आपको अपने हिसाब से बताना है। मियां नसरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, कोई बात आपको अच्छी लगी इसमें? पूरा पाठ पढ़ के आप लिख सकते हैं कि हमको उनकी बात करने का अंदाज अच्छा लगा।
कि जिस तरीके से वो लेखक कोई प्रश्न पूछती लेखिका, तो वो उस प्रश्न में ही 10 प्रश्न पूछने लगते थे, उत्तर देने की बजाय वो उनके प्रश्नों से ही प्रश्न पूछने लगते थे। इसके अलावा उनकी हाजिर जवाबी और अपनी बात को समझाने के लिए जो बात का प्रश्न है वो तो बता नहीं रहे उत्तर, और खुद ही प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। या फिर ये कह सकते हो कि उनको तरह तरह की रोटियां बनाने में महारत हासिल थी। उनकी ये बात अच्छी लगी कि वो इतने किस्म किस्म की रोटियां बनाने का हुनर जानते थे और इसको एक कला की तरह देखते थे, ना कि उसको सामान्य रोटी बनाने की तरह, वो इसको कला की तरह देखते थे। हाँ बिल्कुल, 56 प्रकार की रोटी बनाने की कला, वही तो कह रही हूँ ना, वो इसको कला मानते थे। तरह तरह की रोटियां बनानी उन्हें आती थी, है ना। तो ये इससे हमें उनकी ये बात अच्छी लगी। और कोई? आत्मविश्वास, हाँ हाँ ठीक है, आप लिख सकते हो उनका आत्मविश्वास, कि वो उनके बुजुर्ग जो थे इस पर वो गर्व करते थे कि वो बादशाहों के जमाने में खाना बनाते थे, या अपने खानदानी पेशेवर होने का उनको बहुत गर्व था, है ना। तो जो भी बातें आपको अच्छी लगी आप 2-3-4 पॉइंट में लिख दीजिएगा। तालीम ही बड़ी चीज होती है। यहाँ लेखक ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग किया है। क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? तालीम की तालीम, तालीम का मतलब होता है शिक्षा, शिक्षा की शिक्षा, या तालीम की शिक्षा, या तालीम की सीख, या तालीम का ज्ञान। तो दूसरे शब्द आप कौन से यूज कर सकते हैं? शिक्षा, सीख, ज्ञान, है ना। और कोई शब्द आपको समझ में आता है तो बताइए। तालीम की तालीम ही बड़ी चीज होती है, तालीम का 2 बार प्रयोग किया है, तालीम की तालीम। तो आप कौन सा शब्द बताएंगे, बताओ। अनुसरण तो बेटा नकल हो जाएगा, अनुसरण तो हो गया, तालीम की अनुसरण, तालीम की तालीम, सीख, शिक्षा या ज्ञान, इन तीनों में से कुछ लिख देना, है ना। अनुसरण तो होता है उसको देख देख के नकल करना, तो तालीम की नकल तो कह नहीं सकते ना, तालीम की सीख, तालीम की शिक्षा, तालीम का ज्ञान, है ना। मियां नसरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे, ऐसा क्यों? जो उनका पुश्तैनी धंधा है वो छोड़ के दूसरे फील्ड में आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों? बता सकते हो आप कारण? क्या कारण है कि लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे? तो या तो विकास के साथ साथ उन चीजों का प्रचलन कम हो गया है, उनकी मांग घट गई है, और नई नई तकनीक विकसित होने से नई नई चीजें बाजार में आ गई हैं, तो इसलिए अब पहले जैसे जो पुराने पारंपरिक व्यवसाय थे वो नहीं चल पा रहे, है ना। तो आप अपना विचार दे सकते हो कि वर्तमान में लोग अपना पारंपरिक व्यवसाय इसलिए नहीं अपना पा रहे क्योंकि जो पुश्तैनी या पारंपरिक उनका व्यवसाय था वो आज के समय में ठीक नहीं बैठ रहा, आज के समय में उनका प्रचलन कम हो गया है, उन चीजों का उत्पादन जो है वो मशीनों से या दूसरी चीजों से होने लगा है, तो उनकी खपत कम हो गई, इसलिए शायद वो अब पुराना व्यवसाय नहीं चलाना चाहते और नए व्यवसाय की ओर जा रहे हैं, या लोगों की रुचियां बदल गई हैं। आज के समय में लोग जो हैं उनकी सोच, उनकी पसंद, उनकी रुचि सब बदल गई, जिसके कारण वो नई नई चीजों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, विदेशी चीजों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आज के लोग नौकरी करना ज्यादा पसंद करते हैं, हाँ ये भी ठीक है, क्योंकि पुराने व्यवसाय में उनको लगता है कि ये छोटा काम था, तो वो सोचते हैं कि नौकरी करना ज्यादा बेटर है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, जाके नौकरी करेंगे अपना सैलरी ले आएंगे।
और व्यवसाय में तो आपको चारों तरफ हाथ पांव फैलाना पड़ता है। और ये भी हो सकता है कि आजकल लोग पढ़ लिख कर शिक्षित हो रहे हैं और शिक्षित होके वो अपने लिए नौकरी में ज्यादा अच्छे अवसर पाते हैं। आज के लोग पहले पढ़े लिखे नहीं थे तो इसलिए वो अपना खानदानी पेशा ही अपना लेते थे। अब आजकल क्या है, शिक्षा का प्रसार हो गया है। पढ़े लिख कर नौजवान जो है वो अपना पुश्तैनी धंधा ना अपना के जॉब में इंटरेस्टेड है ना, आप ऐसा लिख सकते हैं। पूर्व पैसे के लिए तो नहीं, पैसा तो व्यवसाय में भी आता था, लेकिन व्यवसाय में तो बल्कि ज्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन आजकल पढ़ लिख गए, पढ़ लिखने से उनकी सोच बदल गई है। पहले क्या है, व्यवसाय अब आजकल कौन लोग ज्यादातर करते हैं, ज्यादातर जो कम पढ़े लिखे होते हैं आज के जमाने में, जो बच्चे किसी वजह से पढ़ नहीं पाए या कम पढ़े लिखे रह गए, वो लोग बिजनेस में चले जाते हैं। तो आजकल जो है लोग बात पढ़ लिख कर शिक्षित हो गए हैं, इस वजह से वो खानदानी छोड़कर, काम छोड़कर नौकरी में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, यह तो खोजियों की खुराफात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। तो अखबार की भूमिका तो आप लिख सकते हैं कि मीडिया या मीडिया जगत में या अखबार की दुनिया में अखबारों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और अखबार में जो भी न्यूज या जो भी खबर होती है उसके लिए पूरी जांच पड़ताल की जाती है। जो संवाददाता है वो उस स्थान, उस जगह, उस घटना की पूरी जानकारी लेता है, इंटरव्यू करता है और पूरी खोज पड़ताल करके ही वो अपनी बात या खबर जो है वो प्रकाशित करवाता है। तो इसका मतलब अखबार जो है वो खोजियों की खुराफात है, मतलब पूरी खोजबीन करके तब वो किसी तथ्य पर पहुंचते हैं। ऐसे कोई फैकोलॉजी थोड़ी न्यूज दे देंगे। कोई भी न्यूज देते हैं तो उसके लिए अखबार वालों को पूरा रिसर्च करना पड़ता है, खोजबीन करनी पड़ती है, जाके पूरी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है और उस आधार पर वो कोई बात कहते हैं। तो इसलिए अखबार की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, ये तो कर लोगे आप, इजी है। अब आ जाओ पकवानों को जाने। पाठ में आए रोटियों के अलग अलग नामों की सूची बनाएं और इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो पाठ में जितनी भी रोटियों के नाम आए हैं, लास्ट की लाइन में आया ना, बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव दीदा, गाजेबानी, तुनकी। तो इनमें सिर्फ 2 ही रोटियों के बारे में मुझे तो पता है, जो खुद इन्होंने बताया। रुमाली रोटी तो एकदम रुमाल जैसी बड़ी सी पतली होती है, एकदम पतली बड़ी सी, और ये सारी रोटियां उल्टे तवे पे बनाई जाती है। मोमडन्स लोग उल्टे तवे पे बनाते हैं। और तुनकी जो है वो खुद बता रहे हैं, तुनकी पापड़ से भी ज्यादा महीन रोटी होती है, बहुत महीन बेली जाती है, पापड़ से भी ज्यादा महीन। तो 2 ही रोटियों के बारे में पता है, बाकी औरों के बारे में तो आप लोग है ना गूगल पे सर्च करो और फिर पता करो, ठीक है ना। और कर लो तो मुझे भी बता देना, खाली नाम लिख देना और 2 का जिक्र कर देना, जो तुनकी और रुमाली का पता है। खमीरी रोटी का भी मेरे ख्याल ये खमीर उठा के जो बनाई जाती है, नान वगैरह कह लो, है ना, नान खमीरी रोटी में ही आता है, नान भी। 3-4 भाषा की बात में देखो, 3-4 वाक्यों में अनुकूल प्रसंग तैयार कर नीचे दिए गए वाक्यों का इस्तेमाल करें। यानी आपको एक पैराग्राफ लिखना है मन से जिसमें ये सारे वाक्य आ जाए। छोड़ दो ये वाला, मत करना, ठीक है, ये छोड़ दो। बिटर बिटर देखना, यहाँ देखने के खास तरीकों को प्रकट किया गया है। देखने संबंधी 4 क्रिया विशेषणों का प्रयोग, ये तो मैंने उस दिन करा भी दिया था। टुकुर टुकुर देखना, एकटक देखना, टकटकी लगाकर देखना या सरसरी निगाह से देखना, ये 4-5 विशेषण दे देना। करना नहीं है, ये भाषा की बात कुछ नहीं करना, भाषा की बात के कोई क्वेश्चन आंसर मत करना। पर फिर है नीचे दिए गए अर्थबल क्रम परिवर्तन, ये तो सही वर्ड ऑर्डर में लिखना है कहानी के अकॉर्डिंग, ये भी छोड़ दो। तो भाषा की बात का सब छोड़ दो, बाकी सारे कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत है। शब्दार्थ है, शब्दार्थ भी याद कर लेना, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आपके 11th की बुक्स जो है बहुत हार्ड है, इसके चैप्टर जो है
मैंने कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाए हैं। अब इसके बाद तीसरा पद है आपका मीरा। मीरा पढ़े, दूसरा चैप्टर, पहला कबीर था और दूसरा है मीराबाई। मीराबाई पढ़ते हैं आज, ठीक है। अभी 15 मिनट है, तो आज का होमवर्क तो है आपका कि पाठ 2 मियां नसरुद्दीन के प्रश्नोत्तर करो। भाषा की बात वाला नहीं करना, पाठ में आए रोटियों के नाम लिख देना और सिर्फ रुमाली और तुम की रोटी का जिक्र कर देना बस। खमीरी रोटी का भी कर सकते हो, जिसमें खमीर उठाकर रोटी बनाई जाती है। तो अब निकाल लो आप लोग पेज नंबर 135, 135 मीरा, मीरा पढ़ेंगे। पेज नंबर 135 निकाल लो। रक्षा एंड अपूर्वा, व्हाट आर यू सेइंग? नो मैम, नहीं पढ़ना। और क्वेश्चन आंसर मैंने बता तो दिया आपको। देखो, पाठ के साथ के 5 प्रश्न आपको करने ही करने, फिर पाठ के आसपास के भी 1 2 3 4 4 प्रश्न करने। पकवानों को जाने में आप सिर्फ इनके पूरी रोटियों के नाम और इनकी जानकारी प्राप्त करें, तो रुमाली रोटी की और तुन की रोटी की जानकारी आपको पता है, वो आप लिख देना बस, और कुछ नहीं करना। तो कितने हो गए टोटल क्वेश्चन? 5 और 4 5 10 प्रश्न हो गए। ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, सब छोटे ही हैं। अब पेज नंबर 135 पे आ जाओ। आज तो केवल कवित्री परिचय ही हो पाएगा, पद तो मैं अगले क्लास में समझाऊंगा। आज पाठ परिचय और कवि परिचय पढ़ लेते हैं। ओके, ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। अब निकाल लो पेज नंबर 135। मीराबाई, पेज नंबर 135। मीरा, जन्म हुआ इनका 1498 ईस्वी में कुड़की गांव, मारवाड़ रियासत में कुड़की नामक गांव में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पदावली और नरसी जीरो मायरो। मृत्यु हुई सन 1546 ईस्वी में। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है। सगुण भक्ति समझते हो? सगुण धारा। भक्ति काल में जितने भी कवि, राइटर, संत कवि हुए हैं, उन सब ने भगवान की भक्ति से संबंधित पद रचे हैं। और इस भक्ति से संबंधित पदों में भी 2 प्रकार के कवि थे, एक सगुण धारा के, एक निर्गुण धारा। सगुण धारा वाले जो थे वो सब ईश्वर का उनके सामने एक रूप होता था। आपको पहले भी समझा चुकी हूँ 10th क्लास में। उनके सामने ईश्वर का एक रूप, रंग, आकार था। जबकि निर्गुण भक्तों में कोई रूप, रंग, आकार नहीं था। ईश्वर की एक शक्ति को महसूस किया गया है। ईश्वर एक शक्ति के रूप में मौजूद है और वो सब प्राणियों में है। वो दिखाई नहीं देते लेकिन वो सब प्राणियों में मौजूद है। तो ये तो निर्गुण भक्तों का कहना था। और सगुण भक्तों का कहना था कि उनके ईश्वर उनके सामने एक रूप, रंग, आकार के थे। सगुण भक्ति में भी कई अलग अलग तरीके के कवि में, कोई कृष्ण के उपासक थे, कोई राम के उपासक थे। तुलसीदास जी राम के थे, मीराबाई, सूरदास, ये सब, रसखान, ये सब कृष्ण भक्त थे। तो मीराबाई भी सगुण धारा की बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कवित्री रही और कृष्ण की उपासिका थी, कृष्ण की आराधना करती थी। इसीलिए कृष्ण की सगुण भक्ति के सारे रूप इनकी कविताओं में देखने को मिलते हैं। लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। सगुण भक्ति के साथ साथ कहीं कहीं निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी है, क्योंकि मीरा जो थी वो साधु संगतों में बैठती थी, साधु संत जनों की प्रवचन सुनती थी, उन गुरुओं से ज्ञान ग्रहण करती थी। तो उनके ज्ञान के परिणाम स्वरूप इनकी भक्ति में निर्गुण की धारा भी मिलती है। यानी ये ईश्वर को एक
शक्ति के रूप में, आध्यात्म के रूप में भी मानती थी। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। जो रैदास कवि थे, रविदास नाम उनका था, रविदास और रैदास, रैदास बाद में कहने लगे, तो वो इनके गुरु माने जाते हैं। रैदास से बहुत ही प्रभावित थे। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसीलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती थी। आपको पता ही है सबको, मीरा की कहानी पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूँ कि बचपन से ही वो कृष्ण को अपना पति मानने लगी थी और उनकी पूजा करती थी। अन्य भक्ति कालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। जैसे भक्तिकालीन कवि जो थे वो दूर दूर तक घूमते थे, भ्रमण करते थे। जहां उनको लगता साधु संगतों की वो कहीं प्रवचन हो रहे हैं तो वहां जाते और सुनते। तो मीरा भी खूब देश देश पूरे भ्रमण करती रही, मथुरा, काशी, जहां भी उन्हें, तो उन्होंने कई यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। अच्छा, चित्तौड़ राजघराने में उन्होंने बहुत कष्ट उठाए, वहां उनको बहुत सताया जाता था, बहुत मारने के प्रयास किए गए उनको जान से, लेकिन वो हर बार बच जाती थी। तो अंत में ये मेड़ता वापस आ गई और मेड़ता अपने पीहर मतलब वापस आ गई, और उसके बाद फिर इन्होंने वृंदावन चली गई और वहीं पर रहने लग गई, और वहीं मीरा कृष्ण की भक्ति करते हुए कहते हैं उनमें ही अंत में लीन हो गई। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई, और बिल्कुल जब आखिरी जीवन के उनके अंतिम दिन थे तो द्वारिका चली गई। माना जाता है वही रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गए। कहते हैं मंदिर रणछोड़ मंदिर जो है कृष्ण जी का एक नाम रणछोड़ भी है। तो वहां पे कहते हैं भगवान की भक्ति करते करते वो मूर्ति में ही समाहित हो गई। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। अच्छा, लोक लाज, कुल की मर्यादा के नाम पर जो उन पे बंधन लगे थे उस समय, स्त्री जातियों पे जो बंधन थे, और आज भी है कहीं कहीं तो उनका उन्होंने उस समय विरोध किया। यानी पर्दा प्रथा थी, घर के अंदर रहो, पराये पुरुषों से बात मत करो, घर से बाहर मत निकलो, ये सब बंधन थे स्त्रियों के। तो इसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया। वो मंदिरों में जाती थी, साधु संगतों से भी मिलती थी और भगवान की भक्ति करती थी। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया उन्होंने, पर्दा प्रथा भी नहीं की, और मंदिरों में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मंदिर में वो भगवान की भक्ति करते करते भक्ति में लीन होकर नृत्य करने लगती थी, नाचने लगती थी, गाने लगती थी। नाचना गाना भी बुरा माना जाता था पहले, लेकिन उन्होंने कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी, 136 पेज पे आ जाओ। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता था, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। बड़े बड़े संत ज्ञानियों के साथ वो वार्तालाप करती थी, बातचीत करती थी। उसको वो ये समझती थी कि उनसे सत्संग में बैठ के, उनकी संगति में उनसे ज्ञान प्राप्त करके ही मुक्ति प्राप्त होगी। अपनी इन मान्यताओं को लेकर भी दृढ़ निश्चयी थी, और इन बातों को लेकर वो पक्की अपने आप में दृढ़ निश्चयी थी। और कितना भी उनको लोगों ने ताने मारे, बुरा भला कहा, परिवार वालों ने कोसा, कुल नाशिनी कहा, और भी जाने क्या क्या कहा, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। निंदा या बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। उनकी चाहे कितनी बुराई हो, वो कभी अपने रास्ते से नहीं हटी। कृष्ण भक्ति का मार्ग उन्होंने नहीं छोड़ा। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया, यानी जिस कृष्ण की भक्ति पर विश्वास था उसी को उन्होंने जीवन भर पाला भी। इस अर्थ में उस युग में जहां रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहां मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उठी। तो कह सकते हैं हम ये कि जिस समय समाज में महिलाओं पर इतने बंधन थे, उन्हें इतना अंदर, घर के अंदर ही रहने दिया जाता था, बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, समाज उन पर अत्याचार कर रहा था, उनकी महिलाओं को दबा रहा था, तो उस समय मीरा जो थी वो स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उठी। यानी मीरा ने उस टाइम पे संघर्ष किया और नारी शक्ति को आगे बढ़ाने में, नारी की मुक्ति के लिए उन्होंने पुरजोर कोशिश की। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है। मीरा ने जो कविताएं लिखी उसमें बड़े प्रेम के भाव है, क्योंकि कृष्ण को वो अपना पति मानती थी।
प्रेमी मानती थी, तो बड़े प्रेम पूर्ण उन्होंने भाव से कविता लिखी। उसमें विरह की वेदना भी है और मिलन का उल्लास भी। कहीं कहीं उनके काव्य में कृष्ण से बिछड़ने का बहुत गहरा दुख भी है, व्यक्त हो रहा है, और कहीं कहीं उनसे मिलने की खुशी भी व्यक्त हो रही है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। अगर इनकी कविता का मुख्य गुण देखें तो सादगी और सरलता, यानी उन्होंने बड़े सरल शब्दों में, बड़े सादे शब्दों में अपनी बात कही है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला, उसमें कोई उन्होंने चमत्कारिक अलंकारों का, रसों का प्रयोग इतना नहीं किया। साधारण जो उनके मुंह में एक सरल वचन आया, वो सरल कथन उन्होंने कविता में कह दिया, तो उसमें कोई कला नहीं है। तो कला विहीन कविता भी उनकी एक खास कला बन गई। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। मुक्तक गेय पद, मुक्तक गेय पद मतलब गेय मत गाने जाने हो, यानी इनके जितने पद हैं वो गाए जा सकते हैं, गीतों पे आधारित है, गाने की रागों पर आधारित है। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं, और यही कारण है कि लोक संगीत हो या शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक हो या फोक म्यूजिक हो, दोनों में उनके पद जो हैं वो गाए जाते हैं, आज भी लोकप्रिय है। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है, जो भाषा है वो मूलतः राजस्थानी है, कहीं कहीं ब्रिज भाषा का प्रभाव भी दिखाई देता है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। सूफी कवि जो होते हैं वो ईश्वर को प्रेमिका मानते हैं और खुद प्रेमी होते हैं, तो प्रेमी प्रेमिका के भाव में वो जो भगवान की आराधना करते हैं वो कहलाए। जैसे एक तो भक्त है, एक भक्त है, एक भगवान है, तो भक्त और भगवान न मान के वो प्रेमी प्रेमिका मानते हैं परमात्मा को और मनुष्य को। तो उस तरीके से उन्होंने सूफियाना कलाम लिखे, तो सूफियाना प्रभाव भी है। मीरा की कविता में मूल में दर्द है, कहने का मतलब उनकी कविताएं मुख्यतः दर्द की कविता है, उनकी कविताओं में एक दर्द झलकता है। वे बार बार कहती है कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, ना शत्रु ना मित्र, यानी मेरा जो दर्द है, मेरी जो दुख है, पीड़ा है, तो कोई नहीं पहचानता, ना मेरे शत्रु ना मेरे मित्र, कोई मेरा अपना पराया, कोई भी मेरे दुख को नहीं समझ सका। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है और व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। यानी कृष्ण से अपनी अनन्यता, यानी वो कृष्ण से अलग नहीं है, अन्य नहीं है, कृष्ण और वो एक ही है, ये बात उन्होंने बताई है। और लोग जो व्यर्थ के कार्यों में लोग हैं, भगवान की भक्ति छोड़कर दूसरे सांसारिक कार्यों में व्यस्त हैं, उन पर उन्होंने दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कह रही है। दूसरे पद में वो ये कह रही हैं कि सभी रीति रिवाज बंधनों से वो मुक्त हो जाती हैं, और कि अगर हम सांसारिक बंधन तोड़ दें, भूल जाएं और ईश्वर भक्ति में लीन रहें, तभी हम अमर हो पाएंगे। यानी अगर अमर होना है आपको, तो आपको सांसारिक मोह माया के बंधन तोड़ने पड़ेंगे और ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी, उसकी भक्ति में डूबना पड़ेगा, तभी हम अमर हो सकते हैं। ये बात बताई। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए। अच्छा, ये दोनों पद जो है इनके, ये कहाँ से लिए गए हैं? नरोत्तम दास नामक जो कवि हैं उनके संग्रह से लिए गए। उनके संग्रह का नाम है मीरा मुक्तावली। उसमें उन्होंने मीरा के ये पद लिखे मीरा ने हैं, लेकिन उन्होंने अपने कलेक्शन कर रखा है। तो आप जब भी सप्रसंग व्याख्या लिखेंगे तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक में संकलित, या लिख सकते हो नरोत्तम दास द्वारा संकलित मीरा मुक्तावली से लिए गए पद हैं, जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक में भी संकलित है। और इसमें पहले पद में मीरा कह रही हैं और फिर आगे व्याख्या कर दोगे। तो बस आज इतना ही कराऊंगी, और पाठ का पूरा पद का सरलार्थ मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगी। तो आप एक बार और पढ़ लेना, इसको समझ लेना, याद कर लेना। क्वेश्चन आंसर आपको सारे करने हैं, केवल भाषा की बात छोड़ देना। बाकी 10 प्रश्न है, वो सारे आपको करने हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको? समझ में आ रहा है? अभी 10 मिनट है आपके पास, कुछ पूछना है, पिछले कार्य में से कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो अगली क्लास में हम आगे का
पढ़ेंगे कविता। शब्दार्थ देख लो। नहीं, व्याख्या नहीं करनी आपको बेटा, व्याख्या नहीं करनी है। व्याख्या आपको नहीं करनी। शब्दार्थ देख लो। कानी, कानी का मतलब है मर्यादा। ढिग, ढिग मतलब साथ। बेली, प्रेम की बेल। बिलोई मतलब मथी। छोई मतलब छाछ या सारहीन वंश। आप ही मतलब अपने ही आप, बिना प्रयास। साची मतलब सच्ची। म्यात मतलब कुटुंब के लोग। कुल नासी मतलब कुल का नाश करने वाली। विष यानी विष। पीवत यानी पीती हुई। हंसी मतलब हंस पड़ी, हंस दी। सहज मतलब स्वाभाविक रूप से, नेचुरल वे में, स्वाभाविक रूप से, अनायास। शब्दार्थ भी याद करने हैं आपको, लिखने को नहीं दे रही तो शब्दार्थ याद तो जरूर करो। बुक में लिखे हैं, याद करते चलना तो आपको आसानी रहेगी। ओके, कुछ नहीं पूछना आप लोगों को, क्लियर है? एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ आज का होमवर्क। पाठ 2 मियां नसरुद्दीन के प्रश्न उत्तर कॉपी में करो, 1 to 10। ठीक है, भाषा की बात नहीं करनी, सिर्फ 1 to 10 क्वेश्चन आंसर्स हैं। आपको समझा दिए, अब आपको अपनी लैंग्वेज में करने हैं। मियां नसरुद्दीन के प्रश्न उत्तर आ गए ना सबको? पढ़ के देखो एक बार, रीड करो, रीड करके देखो। प्रश्न उत्तर समझ में आ गए सारे जो मैंने बताए? अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, अभी 4-5 मिनट हैं, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग नहीं पूछ रहे तो चलो ठीक है, फिर क्लास ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से मीरा वाला पद पढ़ाऊंगी। आप लोग कवि परिचय शब्दार्थ पढ़ लिया करो अपने आप भी, है ना, और क्वेश्चन आंसर कर लेना। आज का होमवर्क यही है, डू क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन 2 1 to 10। ओके, नाउ बाय, सी यू।